हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक हो गए, अपना पूरा ख्याल रख रहे होगे और पूरी तरह अपनी पढ़ाई पे मेहनत कर रहे होगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये जो आपकी वीडियो होने वाली है, किस चीज की वीडियो है? ये आपकी होने वाली है करंट अपडेट्स की वीडियो, इवनिंग की करंट अपडेट्स की वीडियो। ये हमारी दिन में 2 बार आती है। जो करंट अपडेट्स की वीडियो सुबह को आती है, शाम को। तो सुबह वाली ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, शाम वाली कल नहीं आई थी। कल कहीं मेरे को जाना पड़ गया था, उसकी वजह से नहीं आई थी। तो अभी ये सेकंड मतलब आज की शाम की वीडियो आ रही है। तो आज डेट क्या है? 23 फरवरी 2023 आज डेट है। तो आज के दिन की इवनिंग की करंट अपडेट्स की वीडियो इसमें हम डिस्कस करेंगे जो करंट अपडेट्स है। तो पहली देखते हैं, बिना किसी दूरी के शुरू करते हैं। पहली न्यूज देखते हैं। पहली न्यूज क्या है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट पासिस न्यू लिकर पॉलिसी। तो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने एक नई लिकर पॉलिसी क्या की है? अनाउंस किया। नई लिकर पॉलिसी अनाउंस किया, पास किया। लिकर लिकर क्या होता है ना? किस चीज के ऊपर पॉलिसी है? लिकर होता है शराब जो होती है, उसको लिकर बोलते हैं। तो उसके ऊपर मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या पास किया? एक नई पॉलिसी पास की। अब इसमें क्या बोला है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने? मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने बोला है कि जो बहुत सारे इलाके हैं, जो बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारे एरियाज में, जैसे कहीं पे लिकर की दुकान है, कोई लिकर की शराब वगैरह की दुकान है, उसके पास जो बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, वहां पे शराब वगैरह पीने लगते हैं। तो ऐसे जो एरियाज हैं, उन सब एरियाज को इसके अंदर ब्लॉक किया जाएगा। ठीक है, ऐसे एरिया जो है उन सबको वहां से हटा दिया जाएगा। कोई भी जो है वहां पे नहीं बैठे। ठीक है, आपको शराब पीनी है आप लीजिए, या तो जो बार्स वगैरह होते हैं उनके अंदर बैठिए, नहीं तो फिर अपने घर जाके पी सकते हो आप। लेकिन क्या? लेकिन आप उनको बाहर पब्लिक प्लेसेस पे नहीं पी सकते हो। ये किसने बोला है? ये बोला है आपका मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने। जो पहला क्लॉज रखा है। दूसरा क्या रखा है? दूसरा क्लॉज रखा है इन्होंने, दूसरा क्लॉज रखा है कि 50 मीटर कोई भी गर्ल्स हॉस्टल, कोई भी गर्ल हॉस्टल, कोई भी गर्ल्स हॉस्टल हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, या तो फिर कोई रिलीजियस प्लेस हो गई, जैसे मंदिर मस्जिद या ऐसी कोई भी चीज हो गई है ना, उन सबके 50 मीटर के आसपास, उन सबके 50 मीटर के आसपास आप जो है आप जो है ना तो शराब पी सकते हो, ना ही कोई लिकर की दुकान हो सकती है। लिकर मतलब कोई भी शराब की दुकान भी नहीं हो सकती। अगर है तो उसको हटा दिया जाएगा, अगर है तो उसको हटा दिया जाएगा। फिर अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है, कोई आदमी शराब पीकर अपने जो वाइफ है उसको उसके साथ मारपिटाई करता है, फिर कुछ भी ऐसा होता है, बच्चों को परेशान करता है, या कुछ भी ऐसा होता है ना, जो ये डोमेस्टिक वायलेंस के जो केस आते हैं, अगर लिकर पी हुई है, तो उस आदमी को उसके लिए नए रूल्स लेके आएंगे, जिससे रूल से उनको क्या किया जाएगा? उनको अच्छे से सजा दी जाए, बहुत अच्छे से स्ट्रिक्ट सजा दी जाए। फिर अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइविंग करता है, ड्रिंक एंड ड्राइविंग मतलब शराब पी के गाड़ी वगैरह चलाता है, बाइक वगैरह चलाता है, कुछ भी चलाता है और पकड़ा गया, उसके लिए भी स्ट्रिक्ट कानून लेके आए जाएंगे। अब ये कानून आए नहीं है, लेकिन ये लेके आए जाएंगे। अब देखिए इसका बैकग्राउंड बताता हूं मैं आपको। ये जो पॉलिसी है, लिकर पॉलिसी, जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च किया है, पास किया है, इसके बैकग्राउंड बताता हूं कुछ स्टार्टिंग से। तो क्या है कि ये जो पॉलिसी थी ना, इसके लिए जो इस टाइम पे मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो बीजेपी की एक नेता है, क्या नाम है? उमा भारती। मतलब आपकी जो बीजेपी है उसके एक नेता है, कौन? उमा भारती। तो उमा भारती ने मतलब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी कि हमको जल्दी से जल्दी लिकर पॉलिसी लानी चाहिए, जिसमें ये सब जो शर्तें हैं उनको हटाया जाए। ठीक है, उन सबको हटाया जाए। कौन कौन कह रही थी? उमा भारती, जो है आपकी बीजेपी की एक लीडर है। तो उन्हीं के कहने पे, उन्हीं के जो प्रोटेस्ट चल रही थी, उसी के बाद ये जो पॉलिसी है वो लाई गई है। ओके, अब समझिए पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझिए मध्य प्रदेश का, तो आप पूरी टाइमलाइन समझ जाओगे कि क्यों लाई गई है। तो ये तो प्रोटेस्ट, तो मैंने आप बता दिया प्रोटेस्ट कर रही थी, इस वजह से लाई गई है। लेकिन पॉलिटिकल जो है, एक पॉलिटिकल इशू भी है इसके पीछे। क्या इशू है? चलिए मैं पिछले 5 साल का इशू बताता हूँ आपको, जो मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है पिछले 5 साल से, उसकी बताता हूँ। देखिए मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट बनी, मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट बनी, किसकी बनी? जब ये लास्ट इलेक्शन हुए थे, अब 2023 में इलेक्शन होने वाले मध्य प्रदेश में, 2023 के एंड में मध्य प्रदेश में इलेक्शन होंगे। तो इससे 5 साल पहले इलेक्शन हुए होंगे, है ना? इससे 5 साल पहले इलेक्शन हुए होंगे। तो इससे 5 साल जो पहले इलेक्शन हुए, उसमें कौन जीता? कांग्रेस जीती, इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती। और यहाँ के सीएम कौन बने? मध्य प्रदेश के सीएम बने कमलनाथ। कौन बने? कमलनाथ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के कमलनाथ बने आपके सीएम। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चला था। फिर 2020 में क्या हुआ? 2020 में 22 एमएलएज ने कहा के कांग्रेस के 22 एमएलएज ने क्या किया? रिजाइन कर दिया कांग्रेस से। उनकी कुछ झड़प चल रही थी, जो उनके नेता थे, है ना, जो उनके नेता थे 22 एमएलए, जो जिनको नेता मानते थे, किसको? ज्योतिरादित्य सिंधिया। किसको? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो इस समय पे हमारे देश के कौन है? सिविल एविएशन मिनिस्टर है। जो इस समय पे हमारे यहाँ के सिविल एविएशन मिनिस्टर है, वो इनके साथ जो बाकी के 21 नेता थे, इनको मिलाकर टोटल 22 एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन्होंने रिजाइन कर दिया। जो इन्होंने रिजाइन करके क्या? इन्होंने रिजाइन करके बीजेपी को ज्वाइन कर लिया।
तो जब इन्होंने रिजाइन किया, क्योंकि इनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे किससे, कमलनाथ जी से, कमलनाथ जी और ये एक ही पार्टी में थे, तो इनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट थे आपस में, कुछ लड़ाई थी, कुछ बहस थी, जिसकी वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया, इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। और जब इन्होंने रिजाइन किया, इसको कांग्रेस को रिजाइन किया, तो क्या हुआ, कमलनाथ की सरकार गिर गई। कमलनाथ जो सीएम थे यहाँ के, उनकी सरकार गिर गई, क्योंकि जो जितने रिक्वायर्ड नंबर था, है ना, एक स्पेसिफिक नंबर चाहिए होता है ना, एक स्पेसिफिक नंबर चाहिए होता है, आपकी जो मेजोरिटी है वो क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही आप सरकार बना सकते हो। तो जब ये 22 एमएलए यहां से निकल गए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी हुई थी मध्य प्रदेश में, तो सरकार गिर गई। किसकी सरकार गिर गई, आपके कमलनाथ की। और जब कमलनाथ की सरकार गिर गई 2020 में, तो ये सब जाके बीजेपी में मिल गए, और बीजेपी को जो नंबर की कमी पड़ रही थी, वो बीजेपी को नंबर मिल गया, और फिर बीजेपी ने दोबारा से सरकार बनाई, कहां पे, आपके मध्य प्रदेश में। इससे पहले 3 बार मध्य प्रदेश में लगातार सरकार आ चुकी थी, किसकी, बीजेपी की, और ये चौथी बार आई, है ना। आई तो थी किसकी, कमलनाथ की, लेकिन इनकी सरकार गिर गई, इस वजह से दोबारा बीजेपी की आई चौथी बार। तो कौन सीएम चल रहे थे, सीएम चल रहे थे शिवराज चौहान, शिवराज सिंह चौहान। इस समय पे भी कौन है, शिवराज सिंह चौहान है सीएम, शिवराज सिंह चौहान। ओके, तो इस समय पे सीएम कौन है, मतलब मुख्यमंत्री कौन है, कहां के, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। तो जैसे जैसे परेशानी चल रही थी ना ज्योति आदित्य सिंधिया के बीच में और कमलनाथ के बीच में, ऐसी ही परेशानी चल रही है किसके बीच में, ये जो इस समय पे सीएम है कौन, इस समय पे सीएम कौन है, कहां के, मध्य प्रदेश के, कौन, शिवराज सिंह चौहान, इनके बीच में, और दूसरी ये जो उमा भारती है इनके बीच में। तो उमा भारती जो है प्रोटेस्ट कर रही थी, इसीलिए कर रही थी ये किसी भी तरह इनकी सरकार गिर जाए, या तो फिर मतलब अब तो सरकार गिरने का वैसे टाइम है नहीं, 2020 में ही, दोस्तों 2023 में इलेक्शन आने वाले हैं, अगर अब सरकार गिर भी गई तो दोबारा इलेक्शन ही होंगे, है ना। तो इन्होंने, इनकी क्या कोशिश थी कि अगली बार सीएम मैं बनूं मध्य प्रदेश की। तो ये जो इनकी कोशिश चल रही थी, इसको एक प्रोटेस्ट कर रही थी, लोगों का सपोर्ट ले रही थी। तो इस सपोर्ट को हटाने के लिए, स्पेशली शिवराज सिंह चौहान ने ये पॉलिसी लेके आए, ये जो पॉलिसी लेके आए स्पेशली इसी के लिए लेके आए, समझ गए। तो आप पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड समझ गए होंगे। और ये जो पॉलिसी है ये भी देखिए, क्योंकि अभी पॉलिसी आधी अधूरी आई है ना, अभी पूरी पॉलिसी नहीं आई। कभी कोई पॉलिसी आती है तो उसके सब कुछ लॉ आते हैं उसके साथ साथ, वरना उससे पहले अनाउंसमेंट होती है कि हम ये लॉ लेके आएंगे, और उसके बाद फिर एक साथ पूरी पॉलिसी सब कुछ आता है। लेकिन इसमें क्या हुआ, इन्होंने बोल दिया है कि हम ये चीज जो है इन चीजों के, मतलब 50 मीटर के अंदर कोई लिकर शॉप नहीं होनी चाहिए, कोई एरिया ऐसा होना चाहिए यहाँ पे बाहर बैठ के जो है शराब वगैरह पिए को आदमी, है ना, इन सब चीजों को हम ब्लॉक करेंगे। ड्रिंक एंड ड्राइविंग जो है इसको टाइटन करेंगे, है ना, डोमेस्टिक वायलेंस जो है इसको टाइटन करेंगे, इनके लॉज को ये बोल दिया है। लेकिन अभी कुछ नया लॉ लेके नहीं आए, अभी खाली बोला है, ये जो पॉलिसी लेके आए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में पॉलिसी लाई गई है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके सारे जो नियम है धीरे धीरे करके आएंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम अपडेट। ओके, क्या है ये, इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम अपडेट। ये जो है एक स्कीम है, क्या है स्कीम का नाम, इथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। देखिए इथेनॉल क्या है, इथेनॉल क्या है पहले आप ये समझिए, फिर पूरी स्कीम समझाऊंगा। और इसमें अपडेट क्या है, ये प्रेजेंटली अपडेट आई है, वो मैं अपडेट ही आपको बताने के लिए इस स्कीम को यहाँ लिखा है मैंने, है ना, उसको आपको मैं पूरी अपडेट समझाऊंगा। पहले समझिए इथेनॉल क्या है। देखिए इथेनॉल आजकल एक फ्यूल की तरह यूज हो रहा है। फ्यूल क्या होता है, कोई भी ईंधन जो हमारी गाड़ी वगैरह को चलाने के लिए, गाड़ी हो गई, बाइक हो गई, या कोई भी चीज को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, तो वो जो ईंधन होता है उसी को फ्यूल, इंग्लिश में फ्यूल कहते हैं, हिंदी में ईंधन कहते हैं। तो इसको आपका जो इथेनॉल है इस टाइम पे क्या किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, ये यूज किया जा रहा है फ्यूल की तरह। अब मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कैसे कैसे यूज किया जा रहा है, आप देखिएगा। तो ये जो स्कीम है, इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, एक पहले से स्कीम चल रही है, तो अभी जिसमें नई अपडेट क्या आई है कि नए 9 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नए 9 क्या खोलेगी, प्रोजेक्ट्स खोलेगी, नई फैक्ट्रीज खोलेगी, किस चीज की, इथेनॉल को बनाने की। 9 मतलब 9 खोलेगी इथेनॉल को बनाने की, जिनमें से 3 कौन से होंगे, 3 तो होंगे आपके मोलासिस बेस पे। मोलासिस बेस मतलब जो गन्ने से बना जाता है। देखिए ये जो इथेनॉल बनता है ना आपका, ये एग्रीकल्चर वेस्ट से बनता है। देखिए जो गन्ना होता है, जैसे गन्ने का जो वेस्ट बचता है बाद में, जो गन्ने का वेस्ट बचता है उससे बनता है, या फिर कोई भी हमारा ग्रेन हो गया, फूड ग्रेन हो गया, जैसे मान लीजिए चावल हो गया, गेहूं हो गया, या मेज हो गया। मेज मतलब जो कौन होता है आपका, तो क्या बोलते हैं उसको, मक्का जो होती है, इन सबको जो वेस्ट बचता है ना बाद में, उससे बनता है इथेनॉल, उससे बनता है इथेनॉल। तो दो वो बनेंगे, मतलब 2 हिस्सों में बनेंगे। कैसे कैसे, 9 में से 3 तो आपके होंगे जो गन्ने से बनाए जाएंगे, मतलब मोलासिस बेसिस पे, और बाकी जो 5 बचे ये आपके कौन से होंगे, ये आपके बनेंगे किस चीज से बनेंगे, जो 5 बचे ये आपके बनेंगे आपसे, ये 4 होंगे, सॉरी 4 होंगे मोलासिस बेस पे, 5 जो होंगे कौन से बनेंगे, ये बनेंगे ग्रेन बेसिस पे, है ना, मतलब जो ये गेहूं चावल वगैरह हो गए, इन सब का जो वेस्ट होगा उससे बनाया जाएगा इथेनॉल। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये जो बनेंगे ना आपके, ये जो प्लांट बनेंगे, ये जो इथेनॉल बनाने की प्रक्रिया चलेगी, फिर इस इथेनॉल को कहां यूज किया जाएगा, इथेनॉल को यूज किया जाएगा ब्लेंडिंग में। ब्लेंडिंग क्या होता है, देखिए ब्लेंडिंग का अगर मैं मतलब समझाऊं तो मिक्सिंग करना,
ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग करना, मतलब किसी चीज के साथ मिश्रण कर देना। अब ये किस चीज के साथ मिश्रण होता है, देखिए इसको एक और फ्यूल है इसके साथ मिश्रण किया जाता है, एक और ईंधन है, किसके साथ, पेट्रोल के साथ। एक पेट्रोल हमारा ईंधन है, सब जानते हैं हम लोग। तो ये जो पेट्रोल ईंधन है, ये जो पेट्रोल आपका क्या है, ये जो आपका फ्यूल है, इसके साथ मिक्स कर दिया जाता है किसको, इथेनॉल को। देखिए मैं आपको समझाता हूं। जब आप कभी बाइक वगैरह पे पेट्रोल डलवाने गए होगे पेट्रोल पंप पे, तो वहां पे दो तरह के पेट्रोल होते हैं, एक तो नॉर्मल पेट्रोल होता है, एक होता है पावर पेट्रोल, जिसके आगे कभी कभी XP5 भी लिखा रहता है। XP5 या XP95 भी लिखा रहता है जिसके आगे कभी कभी, है ना। अब ये पावर पेट्रोल और नॉर्मल पेट्रोल में फर्क क्या होता है ये समझिए। देखिए जिस पेट्रोल में, जिसको पावर पेट्रोल कहते हैं, XP95 कहते हैं, इसमें क्या होता है, 5% आपका इथेनॉल मिला हुआ होता है, मतलब 5% इथेनॉल की ब्लेंडिंग हुई होती है, और बाकी का 90% 95% प्योर पेट्रोल होता है। लेकिन जो नॉर्मल पेट्रोल होता है उसमें 10 से 12% तक क्या होता है, इथेनॉल मिला हुआ होता है, और बाकी जो बचा वो क्या हो गया, वो आपका प्योर पेट्रोल हो जाता है। समझ गया। तो ये होती है इथेनॉल ब्लेंडिंग। ये पेट्रोल्स में और भी बहुत सारे फ्यूल्स में करी जाती है, डीजल में भी करी जाती है, नेचुरल गैस में भी करी जाती है। अभी कुछ दिन पहले नेचुरल गैस के लिए एक ब्लेंडिंग प्लांट खोला गया था गुजरात में, मैंने इसके बारे में भी आपको कवर किया था अपनी न्यूज में। तो ये जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो गई या फिर मिथेनॉल की ब्लेंडिंग हो गई, अभी एक मिथेनॉल की ब्लेंडिंग करके एक क्रूज लॉन्च किया गया था गंगा नदी में, उसके बारे में मैंने आपको समझाया था। तो ये क्यों हो रहा है, ये जो है फ्यूल के साथ जो है, ये भी पेट्रोल वगैरह हो गया, नेचुरल गैस हो गया, डीजल हो गया, इनके साथ ब्लेंडिंग क्यों की जा रही है, ये समझने वाली बात है। क्यों की जा रही है ब्लेंड, देखिए समझिए। जो भी ये पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई या फिर आपका डीजल हो गया, कैसे बनते हैं, ये बनते हैं आपके क्रूड ऑयल से, है ना। नेचुरल गैस के तो अपने रिजर्व भी होते हैं, लेकिन क्रूड ऑयल, पेट्रोल डीजल किससे बनते हैं, क्रूड ऑयल से बनते हैं। अब देखिए क्रूड ऑयल के साथ क्या दुविधा है हमारी कंट्री की, क्रूड ऑयल हमारे यहाँ मिलता नहीं है, जमीन के नीचे से निकलता है, लेकिन हमारे यहाँ मिलता नहीं है। हमको क्या करना पड़ता है, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, मतलब मंगाना पड़ता है। कहां से, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये आपका इस टाइम पे हम रशिया से बहुत सारा मंगा रहे हैं, तो हमको इन सब कंट्री से मंगाना पड़ता है हमको क्या, क्रूड ऑयल। उसको फिर हम मंगाते हैं, फिर उसके बाद उसको रिफाइन करते हैं ना, उसको शुद्ध बनाने की कोशिश करते हैं, फिर उससे हमको पेट्रोल डीजल वगैरह ये सब चीजें मिलती है। नेचुरल गैस भी हमारे यहाँ नहीं मिलती, नेचुरल गैस भी हमको मंगानी पड़ती है, ठीक है ना। जो अगर पूरी दुनिया में बात करूं ना, जो सबसे हाईएस्ट, जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करती है किस चीज का, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का पूरी दुनिया में, दो कंट्री टॉप में कौन कौन सी है, इंडिया एंड चाइना। क्यों, क्योंकि दोनों के ही पास, दोनों की ही जमीन के नीचे क्रूड ऑयल नहीं पाया जाता। ठीक है, रशिया में भी मिलता है, चाइना आपका वहां पे यूएसए में भी मिलता है, और ये जो मिडिल ईस्ट है यहाँ पे तो मिलता है, और आपका जो ये लेटिन अमेरिका है, मतलब जो साउथ अमेरिका, वेनेजुएला वगैरह, यहाँ पे भी सब में मिलता है। लेकिन ये जो इंडिया वाला हिस्सा है, जो एशिया वाला हिस्सा है ना आपका, यहाँ पे जो इंडिया, साउथ एशिया, चाइना वगैरह, ये सब में नहीं मिलता। किसी यहाँ पे पाकिस्तान में भी नेचुरल गैस मिला करती थी कुछ समय पहले तक, अब जो है उनके यहाँ रिजर्व इतने हैं नहीं, पर क्या है आपका, अब पाकिस्तान में भी खत्म हो गए धीरे धीरे रिजर्व, ठीक है ना। पर इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं है, बहुत कम, बहुत थोड़ा सा मामूली सा। लेकिन हमारे जो खपत है, हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होता है, बहुत बड़ी अमाउंट में इस्तेमाल होता है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारे वाहन है हम लोगों के पास, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी फैक्ट्रियां चलती हैं, तो सीधी सारी बात है स्टार्ट ही होगा, है ना, स्टार्ट होगा कि सीधी सारी बात है इस्तेमाल ही होगा। और चाइना का भी सेम केस है, इनके यहाँ भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ा लैंड एरिया है, इतनी सारे लोग हैं, है ना, तो इनके यहाँ भी इस्तेमाल होगा। तो हमारे यहाँ जब खुद जो है हम कर नहीं सकते इसका कुछ, क्योंकि ऐसी चीज तो है नहीं कि हम बना लें। ये तो जमीन से निकलती है, उसको रिफाइन किया जाता है, जो क्रूड ऑयल निकलता है, कच्चा तेल जमीन से निकलता है, फिर उसको रिफाइन किया जाता है। तो रिफाइन तो हम अपने आप कर लेते हैं, लेकिन क्रूड ऑयल भी तो मंगाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हमको किसी से कोई चीज मंगानी है, मांगनी है, लेनी है, तो उसे रिश्ते अच्छे रखने पड़ेंगे। अगर मान लो उसको कुछ गलत भी कर रहा है, तो भी हमको ऐसा अपना रिश्ता वो करना पड़ेगा, अच्छा रखना पड़ेगा, थोड़ा सा दबाव भी महसूस करते हैं। और फिर जो इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब कैसे, लॉस कैसे बोल रहा हूं मैं, जो हमको पैसे देने पड़ रहे हैं, है ना। कोई भी चीज हम पेट्रोल, ये जो आपका क्रूड ऑयल हम खरीदेंगे, तो उसके पैसे देने पड़ते हैं ना, और वो उनका मन करता है कभी बढ़ा देते हैं, सऊदी अरेबिया वगैरह, है ना। और बहुत सारी चीजें दुनिया में चल रही है, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए तो हमको रशिया से खरीदना पड़ रहा है ना। और ये समझ लो आप, हमारा जो पूरा वो बनता है ना बजट, हमारा जो बजट बनता है उसमें से 40% के आसपास तो खाली इसी के लिए सेंक्शन किया जाता है, किसके लिए, क्रूड ऑयल के लिए, है ना। क्योंकि हमारे खपत इतनी है, इसकी खपत इतनी है। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शिफ्ट कर रही है। और देखिए इसके क्रूड ऑयल जो पेट्रोल डीजल है, इसके एनवायरमेंट के लिए भी बहुत सारे नुकसान है। ठीक है, ये कार्बन जो निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकालता है, क्योंकि कोई भी फ्यूल जो है किसी चीज को कब चलाता है, तो उसको जलाया जाता है, जलाए जाने पर उसका एक बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, कार्बन। कार्बन हो गया, CO2 हो गई है, तो वही कार्बन CO2 वही चीज हो गई आपकी, ठीक है, वो निकलता है। और ये क्या करता है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, धीरे धीरे अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फ्यूल्स पर शिफ्ट हो रही है, मतलब अलग सोर्सेज पर शिफ्ट हो रही है, जो फ्यूल के अलग अलग सोर्सेज है, ईंधन के अलग अलग सोर्सेज है। उसी में इथेनॉल है हमारे पास, जिसमें हम शिफ्ट हो रहे हैं। फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फ्यूल्स की तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं।
इलेक्ट्रिक फ्यूल्स की तरफ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूल्स हो गए, है ना। और लिथियम तो खैर इलेक्ट्रिकल में आता है, हमारे यहाँ भी अभी लिथियम का रिजर्व मिला है, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, बहुत बड़ा, ठीक है। क्योंकि लिथियम जो होता है ना, किस लिए इस्तेमाल होता है, जो लिथियम आयन बैटरी बनती है उनके लिए इस्तेमाल होता है। जो इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह होती है, फिर कोई भी इलेक्ट्रिक बस हो गई, जो भी चीज होती है ना, वो जो है उसमें जो बैटरीज लगती है वो यही लिथियम आयन बैटरीज लगती है। तो इस वजह से लिथियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम जो है इन एनर्जीज की तरफ, इथेनॉल और मिथेनॉल भी है, मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, है ना, आपका इलेक्ट्रिक चीज हो गई, और फिर ये हाइड्रोजन, इन फ्यूल्स की तरफ, इन ईंधन की तरफ हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों को हम अपने यहाँ बना सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मतलब अपने यहाँ बनाएंगे तो उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, अपने यहाँ तो अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है ना। अपने यहाँ कोई चीज बनती है उसकी बात अलग होती है, दूसरे के यहाँ से हम मांगते हैं उसकी बात अलग होती है ना। और हम जो है इन्वायरमेंट को भी अपने यहाँ के बचा पाएंगे, है ना। क्योंकि जो ये लोग हैं, ये नुकसान पहुंचा रहा था, क्रूड ऑयल, ये जो क्रूड ऑयल नुकसान पहुंचा रहा था इन्वायरमेंट को, वो उससे भी बचेंगे। क्योंकि ये लोग जो है, ये जो चीज है ना, ये जो क्या है, ये ग्रीन एनर्जी में आती है, ग्रीन एनर्जी में आती है। अभी इथेनॉल की भी ग्रीन एनर्जी समझाऊंगा मैं, वो इसमें पॉइंट आएगा, है ना। तो देखो, जैसे हाइड्रोजन है, तो हम लोग हाइड्रोजन की, जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। हाइड्रोजन 3 प्रकार से बनती है, एक होती है आपकी ग्रीन, एक ब्राउन और एक ब्लू। तो ये जो ग्रीन और ये जो ब्लू और ये जो ब्राउन होती है, ये थोड़ी इन्वायरमेंट को, ये ब्राउन तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, ब्लू जो है ये थोड़ा सा नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ग्रीन जो है बिल्कुल फ्रेश होती है। ये ग्रीन जो है बिल्कुल इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती, हाँ फ्रेश कह सकते हो, बिल्कुल इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती है। बनती कैसे है? ये बनती है इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के थ्रू मतलब पानी से जब हम बिजली पास कराते हैं तो हमको बाई प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? पानी का क्या होता है फॉर्मूला? H2O होता है, तो हमको ऑक्सीजन गैस मिलती है, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं करती, हमारे लिए तो अच्छी है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। और साथ में क्या मिल जाती है? हाइड्रोजन, जिसकी हमें जरूरत होती है। तो ये कोई कार्बन वगैरह नहीं निकालती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, समझ गए आप? इसीलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। उसी तरह हम जो है ग्रीन इथेनॉल पे वो कर रहे हैं फोकस। देखिए, हम जो है इथेनॉल का इस्तेमाल काफी समय से कर रहे हैं, अपने पावर पेट्रोल काफी समय पहले से सुना होगा, लेकिन अभी तक हम कुल 10-15%, 10 से 12% पे पहुंच पाए। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे? 10 से 12% पे अभी हम पहुंच पाए हैं, 5%, हाँ, मतलब 10 से 12% पे अभी तक हम, हाँ ये रहा, 10 से 12% पे अभी तक हम पहुंच पाए, है ना। किस चीज के? इथेनॉल ब्लेंडिंग में। हम इतनी तेजी से क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि अगर हम और देशों की बात करें, जैसे हम बात करें स्पेशली यूएसए की बात करें, या फिर ब्राजील की बात करें। ब्राजील कहाँ है आपका? लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका में पड़ता है। और यूएसए तो पता ही आपको, सबको नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। तो ये लोग जो है 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग पे पहुंच गए। लेकिन हम लोग क्या है, अभी 10 से 12% पे पहुंचे हैं। हालांकि अभी जो बजट आया था 2023-24 का, जो बजट था हमारा 2023-24 वाला, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि 20% तक हम जाएंगे। ये दिख रहा है आपको, जो मैंने 24 लिखा है? हाँ दिख रहा है। तो ये क्या है? 20% तक हम इथेनॉल ब्लेंडिंग में जाएंगे। लेकिन हम जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, एक तो एक साथ जो इंजन होते हैं, जो हमारी गाड़ी वगैरह के, किसी भी व्हीकल के इंजन होते हैं, उनको भी तो इसके उससे लाना पड़ता है ना, उन व्हीकल्स को भी चेंज करो, जो इंजन है उनको भी चेंज करना पड़ता है। वो तो ठीक है, वो तो चेंज हो जाएंगे जो नए नए बनेंगे। लेकिन फिर भी हम, एक और कुछ चीज है जिसकी वजह से बहुत धीरे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हम जो है ग्रीन इथेनॉल बनाएं। और ग्रीन इथेनॉल कैसे बनता है? ग्रीन इथेनॉल बनता है आपका, इथेनॉल जो बनता है वो बनता है आपका एग्रीकल्चर वेस्ट से। ये मैंने बताया ना, किस किस से बनाएंगे? गन्ने से बनाएंगे, है ना। गन्ने का जो वेस्ट होगा उससे बनाएंगे। राइस हो गया, चावल राइस होता है। फिर आपका क्या बताया मैंने? व्हीट बताया, गेहूं जो होते हैं, है ना। कॉर्न बताया, जो आपका वो होता है, मक्का होता है। इन सब के वेस्ट से बनाएंगे, एग्रीकल्चर वेस्ट से बनाएंगे। तो ये जो बनता है ना, ये जो बनता है, ये जो है ग्रीन आपका इथेनॉल बनता है। लेकिन ये बनने में समय बहुत लेता है। तो ये जो समय लेता है, तो हमारा प्रण क्या है? हमको खाली ग्रीन इथेनॉल के ऊपर काम करना है। तो इस वजह से हमको बहुत ज्यादा समय लग रहा है। हम जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग जो कर रहे हैं ना, पिछले 20 साल से कर रहे हैं। पिछले 20 साल से इंडिया में इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है। लेकिन पिछले 5 साल से काफी तेजी से हमने काम करना शुरू किया है हमारी गवर्नमेंट ने। पिछले 5 साल में हमारी गवर्नमेंट ने इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर बहुत सारा काम किया है, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं इथेनॉल बनाने के लिए। और अब जो है 9 जो प्लांट है नए नए लॉन्च कर दिए गए, ठीक है। 9 जो प्लांट है नए नए लॉन्च किए गए, किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इनकी बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना पैसा सैंक्शन किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि ये बन रहे हैं, इन 9 के 9 प्लांट बनेंगे तो कुछ पैसा भी तो इसके लिए सैंक्शन किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना पैसा सैंक्शन किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है 1034 करोड़। कितना? 1034 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि कितने इथेनॉल जो है हमको मिलेगी, कितनी इथेनॉल जो है हम यहाँ से मतलब हम ये जो 9 प्लांट खोल रहे हैं यहाँ से पाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या वो कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्लान किया वो किया है 35 करोड़ लीटर।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या वो किया है कि हम जो है जो प्लान किया है कि 34 करोड़ लीटर तक की इथेनॉल यहां से निकाल सकते हैं, ये जो आपके नौ जो प्लांट खोले जा रहे हैं। ओके, तो मैंने आपको सारा बैकग्राउंड बता दिया इस स्कीम में क्या क्या हो रहा है, ये अभी अपडेट में क्या है, क्यों न्यूज में है, और सारा कुछ सारा बैकग्राउंड, फिर अलग देशों में इसका क्या क्या कैसे चल रही है, इंडिया में क्यों चल रही है। क्योंकि देखिए ये जो देश बना रहे हैं यूएसए और ब्राजील वगैरह, ये लोग देखिए ग्रीन तो बना रहे हैं लेकिन साथ साथ केमिकल से भी बना रहे हैं। पर जब केमिकल से बनती है इथेनॉल तो क्या होता है, बहुत सारी ये जो CO2 वगैरह जो इन्वायरमेंट को नुकसान हो जाती है, ऐसी गैसेस निकलती हैं। लेकिन हमारा सोली फोकस क्या है, हमारा सोली फोकस है कि ग्रीन इथेनॉल पे काम किया जाए। ठीक है, ग्रीन इथेनॉल पे काम किया जाए। और वैसे भी ये जो देश है दोनों, ये तो मतलब और भी कई सारे देश हैं यूरोप वगैरह के, वो बहुत साल पहले से इस पे काम कर रहे हैं। हम लोगों को तो अभी 20 साल पूरे हुए हैं, 20 साल हम लोगों को पूरे हुए हैं, जिनमें भी पिछले 20 साल में हमारा इतना फोकस नहीं था, पिछले 5 साल में हमारा फोकस हुआ है ज्यादा से ज्यादा जो हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया क्यों इंपॉर्टेंट है इथेनॉल, और जो हम अल्टरनेट सोर्सेज बना रहे हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल से क्यों हटने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी, नेक्स्ट न्यूज है हमारी दिल्ली बैन्स ओला उबर एंड रैपिडो बाइक सर्विसेज। ठीक है, ये जो न्यूज है ना, ये जो अब न्यूज मैं आपको बताने वाला हूं, जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसने बैन कर दिया है ओला उबर और रैपिडो की जो बाइक सर्विस होती है। बाइक टैक्सी चलती है ना आजकल, बाइक टैक्सी जो हम ओला उबर या फिर रैपिडो से, रैपिडो तो स्पेशली बाइक वाली कंपनी है, जो बाइक सर्विसेज जो हम बाइक टैक्सी मंगा सकते हैं, है ना, इनको बैन कर दिया है। किसने, दिल्ली सरकार ने। और महाराष्ट्र सरकार ने भी इनको बैन तो नहीं किया है लेकिन इनको लाइसेंस नहीं दिया। रैपिडो जो है अभी कुछ समय पहले लाइसेंस लेने गई थी महाराष्ट्र सरकार के पास, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसको लाइसेंस नहीं दिया इनके यहाँ काम करने का महाराष्ट्र में। और दिल्ली सरकार ने तो तीनों को बैन ही कर दिया है। तीनों की जो बाइक सर्विस है, पूरी नहीं, गाड़ी वाली सर्विस इनकी अब भी चलेगी, लेकिन जो बाइक सर्विस है, ये जो बाइक सर्विस है इसको बैन कर दिया है। क्यों बैन किया है, क्या इससे फर्क पड़ेगा, है ना, क्या क्या चीजें अफेक्ट करेगा, इनके बारे में हम इससे पढ़ने वाले। देखिए अगर हम बात करें ना बाइक सर्विस की, तो बाइक सर्विस से इंडिया में टोटल अभी 2020 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, एक स्टडी पब्लिश हुई थी। किसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई थी आपकी ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा। किसके द्वारा, ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट 2020 में जो है पब्लिश की गई थी। तो इसने क्या बताया था कि ये जो बाइक सर्विसेज है ना, जो बाइक टैक्सी है, इसका इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा ये जो है सेक्टर बढ़ सकता है। अभी प्रेजेंटली ये इंडिया में 4 से लेके 5 बिलियन डॉलर, 4 से लेके 5 बिलियन डॉलर तक का रेवेन्यू कमाता है इंडिया की इकोनॉमी के लिए। अभी ये 2020 की बात कर रहा हूं मैं, 2020 में इन्होंने ऐसा बोला था। और 2 मिलियन तक की जॉब लेके आता है, 2 मिलियन लोगों को जॉब देता है। देखिए 2 मिलियन का मतलब क्या है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 2 मिलियन मतलब 20 लाख, 20 लाख तक के लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है। क्या चीज, ये जो बाइक सर्विस है, ये जो बाइक सर्विस है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो पार्ट टाइम के लिए भी इसको यूज करते हैं, है ना, पार्ट टाइम इसकी भी जॉब करते हैं और कुछ लोग फुल टाइम भी करते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे मान लो कोई लोग है, कोई जॉब कर रहा है कोई आदमी और उसकी सैलरी बहुत अच्छी नहीं है ना, कोई कॉल सेंटर वगैरह ऐसी जगह पे कहीं बीपीओ वगैरह में जॉब कर रहा है, सैलरी वही 15-20 हजार होगी, उसकी फैमिली का जो खर्चा चल नहीं पा रहा, बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, घर का भी खर्चा है, कहीं रह रहा है शहर में, किराया वगैरह तो सबका खर्चा होता है। फिर क्या होता है, वो क्या करता है, दिन में अपनी या फिर रात में अपनी जॉब करता है, जो भी कॉल सेंटर की जॉब होती है, बीपीओ वगैरह की रात में होती है ज्यादातर, और उस जॉब को करके और जो टाइम बचता है उसमें क्या करता है, बाइक सर्विस, उसके पास बाइक तो आजकल सबके पास ज्यादातर मिल जाती है ना, बाइक सर्विस को जो है इन ऐप के थ्रू, ये जो ऐप है उसको कनेक्ट करवा देती है। ये जो ऐप है, जो लोग होते हैं जिनको बाइक सर्विस चाहिए उनसे कनेक्ट करवा देती है और फिर उससे जो है और एक्स्ट्रा मनी, जो पार्ट टाइम मनी होता है अपना, वो कमाता है। अभी जैसे सर्विस बैन हुई है ना दिल्ली में, तो मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू सुने, वो लोग बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि सेकंड इनकम की तरह ये काम कर रहा था। ये लोगों का बोलना था हम इससे बहुत सारा पैसा कमा पा रहे थे अपने परिवार को ढंग की जिंदगी लेने के लिए, लेकिन अब ये बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया ये भी आपको समझाऊंगा। अभी पहले पूरी वो समझ लीजिए टाइमलाइन, क्यों जरूरी है, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं इससे, फिर आपको बताऊंगा बैन क्यों किया गया एंड में। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, क्या बोला गया, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या बोला, दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई पकड़ा गया ना ये जो बाइक सर्विस है वो करता हुआ, तो उसको 10,000 तक का फाइन देना पड़ेगा और उसको जेल भी भेजा जा सकता है, ठीक है। अब इतनी सारी नौकरी, 2 मिलियन तो 2 साल पहले की बात है, 3 साल हो गए, बल्कि 2-2.5 साल हो गए तब की बात है, 2 मिलियन जॉब तो जब प्रोवाइड हो रही थी इससे, है ना, तो अब तो और ज्यादा जॉब बढ़ गई होंगी, इससे। देखिए अगर बाइक की बात करूं ना, तो बाइक का देखिए पोटेंशियल बाइक सर्विस का सही में इंडिया में हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए इतने सारे लोग तो ये जॉब कर ही रहे हैं, 2 मिलियन तक तो 2020 में कर ही रहे थे और अब बहुत सारे लोग बढ़ गए होंगे, लेकिन साथ ही साथ इसकी डिमांड भी बहुत है। कैसे, देखिए मान लीजिए कोई बंदा है, कोई लड़की है, कोई लड़का है, कोई भी है, वो रोज ऑफिस जा रहा है ना, और हर किसी के पास तो गाड़ी है, बाइक होती नहीं है जिससे ऑफिस जाए, तो क्या करते हैं, इन ये जो सर्विसेज है, टैक्सी है, इनका इस्तेमाल करते हैं वो लोग।
टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। अब रोज रोज गाड़ी मंगाएंगे ओला उबर से, वो तो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अकेला आदमी होता है, अकेली महिला जो भी होता है, लड़की वगैरह जो भी होगी, अकेली होती है, इस सर्विस को बुलाया जाता है, बाइक सर्विस को बुला लेते हैं, है ना, बाइक टैक्सी को, और उससे चले जाते हैं। इससे क्या है, बहुत ज्यादा उनका पैसा बचता है एज कम्पेयर टू जब उनको गाड़ी मंगानी पड़े ओला उबर वगैरह से। तो उनका क्या है, तो इसकी क्या है, डिमांड भी बहुत ज्यादा है, डिमांड भी बहुत ज्यादा है, लोग कर भी रहे हैं जॉब बहुत ज्यादा, लेकिन इसको बैन कर दिया जा रहा है ना। तो इसको क्या है, दोनों तरफ को अफेक्ट हो रहे हैं, क्या कि जो कर रहा है सर्विस उसको भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसकी तो जॉब चली जा रही है, और जो सर्विस ले रहा है उसको भी दिक्कत हो रही है, उसको भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और चीजों के लिए, है ना, और चीजों के लिए उसको भी, क्योंकि देखिए अगर हम इंडिया के ट्रैफिक की बात करूं, सबको पता है इंडिया में कितना कितना ट्रैफिक हो जाता है। तो बाइक जो है, बाइक ट्रैफिक से आसानी से निकल सकती है, गाड़ी जो है दिक्कत करती है निकलने में, है ना, गाड़ी बड़ी होती है तो दिक्कत करती है। और एक और चीज बताऊं ना, इंडिया में बाइक सर्विस का पोटेंशियल इतना ज्यादा क्यों है, बाइक जो आपकी टैक्सी है उसका पोटेंशियल इतना ज्यादा क्यों है इंडिया में, देखिए वो क्यों है इतना ज्यादा पोटेंशियल। अगर इस समय बात करूं ना, दुनिया में सबसे ज्यादा जो टू व्हीलर की मार्केट है, टू व्हीलर की बात कर रहा हूं, बाइक भी तो टू व्हीलर होती है। अब टू व्हीलर कुछ भी हो सकता है, बाइक हो गई आपकी, स्कूटी हो गई, स्कूटर हो गया, कुछ भी हो सकता है जिसमें दो पहिए होते हैं वही टू व्हीलर होते हैं, दो पहिया वाहन जो होते हैं। तो टू व्हीलर सर्विस की, अगर टू व्हीलर की बात करूं ना, तो इंडिया सबसे ऊपर आता है, जहां पे पूरे दुनिया में सबसे ऊपर जहां पे टू व्हीलर पाए जाते हैं, मिलते हैं, वो इंडिया है हमारा देश। पहले, इससे पहले 2017 तक चाइना हुआ करता था, लेकिन 2017 में हमने चाइना से टाइटल छीन के और अपने पास ले लिया। गाड़ी हमारे यहाँ बहुत कम है, और एज कंपेयर टू यूएसए चाइना, गाड़ी हमारे यहाँ बहुत कम है, लेकिन बाइक हमारे यहाँ उन दोनों से कंपेयर बहुत ज्यादा है। एक सर्वे हुआ था, उसमें बताया गया कि टोटल एक दिन में भारत में 63,हजार तक जो है टू व्हीलर बिक जाते हैं। टू व्हीलर मतलब दो पहिए वाहन जो होते हैं, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो आपकी बाइक हो, या कुछ भी हो, ठीक है। और देखिए है भी ऐसा, क्यों, क्योंकि देखिए अब हर कोई तो अमीर होता नहीं है, ठीक है, कोई भी मिडिल क्लास आदमी होता है तो वो क्या करता है, बाइक ही खरीदता है पहले। क्योंकि देखिए बाइक, अगर आपको नॉर्मल बाइक खरीदनी है अपने काम चलाओ, अगर आपको ये बुलेट वगैरह खरीदनी है तो बहुत महंगी महंगी आ जाती है, आपको टशन के लिए खरीदनी है, लेकिन एक नॉर्मल आदमी को अपनी जॉब पे जाने के लिए, आने के लिए खरीदनी है, घर की सर्विस के लिए खरीदनी है, तो कितने की बाइक आ जाएगी, स्कूटी, बाइक, स्कूटर, ज्यादा से ज्यादा कितना, 60 से 70 हजार तक का आ जाएगा। चलो और ज्यादा कर लो, 80 हजार तक का जाएगा, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसको गाड़ी खरीदनी पड़े तो गाड़ी, अगर नॉर्मल गाड़ी भी खरीदो, वैगनार टाइप, है ना, आती तो वैगनार से भी छोटी छोटी गाड़ी है, लेकिन चलो नॉर्मल टाइप, चलो कितनी छोटी से छोटी गाड़ी लो, है ना, नैनो भी लोगे तो वो भी आजकल 1.5-2 लाख की पड़ जाती है, ऑन रोड 1.5 से 2 लाख की पड़ जाती है नैनो भी, है ना, 1.5 से 2 लाख की नैनो पड़ जाती है। फिर फ्यूल जो है, जो आपके पेट्रोल वगैरह है, वो कौन ज्यादा खाता है, गाड़ी ज्यादा खाती है एज कम्पेयर टू टू व्हीलर, है ना, बाइक या स्कूटी से ज्यादा कौन खाती है, गाड़ी खाती है, तो वहां पे भी खर्चा बढ़ता है। तो नॉर्मल आदमी क्या करता है, नॉर्मल आदमी करता है बाइक खरीदता है, ठीक है। बाइक इसलिए इंडिया में बहुत ज्यादा, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है ना, इतनी सारी जनसंख्या है, तो बाइक भी बहुत सारी इंडिया में खरीदी जाती है। अगर कंपेयर आपको मैं करके बताऊं ना, तो भारत में एक मिनट रुकिए, नीचे दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, भारत में यहां बता देते हैं, बाइक 102 लोगों पे हर 1000 लोगों में, 102 लोगों पे बाइक मिलेगी भारत में, जो टू व्हीलर्स है, बाइक नहीं, स्पेशली बाइक नहीं, टू व्हीलर्स की बात कर रहा हूं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, आपका स्कूटी, स्कूटर, बाइक, कुछ भी हो सकता है। तो 1000 में से हर 102 लोगों पे मिलेगी। वहीं अगर गाड़ी की बात करो तो ये कितना, 22 से हर 1000 लोगों में, ठीक, क्या मिलेगी, आपकी गाड़ी मिलेगी, ठीक है। तो इतना सारा पोटेंशियल है, इतनी सारी जॉब हमारे यहाँ पे डेवलप हो रही है। देखिए अगर इंडिया क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, हमको 2030 तक सबसे ऊपर पहुंचना है, हमको सबसे ऊपर का मतलब तीसरी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है 2030 तक। इस समय पे हम कौन से हैं, 5 में। हमको किसको पीछे छोड़ना है, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि पहले पे कौन है, यूएसए, फिर कौन है आपका, यूएसए के बाद है आपका चाइना, फिर जापान, जर्मनी है, जापान है, अब कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है मुझे याद नहीं है। तो एक जापान मान लो, तीसरे पे, चौथे पे जर्मनी, और 5वें पे कौन है, इंडिया। इंडिया ने यूके, रशिया को पहले पीछे छोड़ दिया है। तो इंडिया को 2030 तक क्या बनना है, टॉप 3 में आना है, तो तीसरे नंबर पे आना है। ऊपर तो आपका सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है आपका यूएसए, फिर है आपका चाइना। चाइना देखिए बहुत ऊपर है, तीसरे नंबर पे जो भी कंट्री है सब बहुत ऊपर है चाइना, और यूएसए उससे भी बहुत ज्यादा ऊपर है। तो चाइना को छोड़ने में भी टाइम लगेगा, लेकिन जापान और जो जर्मनी है उसको हम छोड़ सकते हैं 5-6 सालों में, है ना, 5-6 सालों में। तो हमारा टारगेट क्या है, 2030 तक हमको पीछे छोड़ मार कर ही चलना बंद हो गया, एक मिनट रुक जाइए। 2030 तक हमारा टारगेट है कि हमको टॉप 3 मतलब टॉप 3 में आना है 2030 तक। उसके लिए क्या है, इंडिया को लगातार 8 से लेके 8.5% तक की ग्रोथ हर साल दिखानी पड़ेगी, जीडीपी ग्रोथ, है ना। अब इसके लिए क्या है, जॉब की भी जरूरत पड़ेगी, और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किस चीज की चल रही है, जॉब की तो चल रही है, जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है किस चीज की चल रही है, रोजगार की चल रही है। आए दिन आंदोलन हो रहे हैं सरकार के खिलाफ के, हमारे यहाँ जॉब नहीं आ रही, ठीक से जॉब नहीं चल रही है, किस चीज की हो रही है, जॉब की हो रही है। तो इंडिया को इसके लिए जॉब भी निकालनी होगी। तो 2030 तक कम से कम 90 मिलियन का मतलब समझ रहे हो, 1 मिलियन मतलब
1 मिलियन मतलब 10 लाख, आप 90 मिलियन आप निकाल दो, कितनी जॉब, इतनी इंडिया को जॉब निकालनी ही होंगी अगर इतनी तेजी से ग्रोथ करनी है 2030 तक टॉप 3 में आना है तो। ठीक है, क्योंकि देखिए जॉब तो होनी चाहिए, जब आप आदमी काम करेगा जब भी तो जीडीपी बढ़ेगी। अब जैसे मान लो ये जो कोरोना का टाइम आया था, हमारी जीडीपी नीचे क्यों गिरी थी, सबकी पूरी दुनिया में जीडीपी डिप कर गई थी, जीडीपी ग्रोथ क्यों, क्योंकि लोग घर पे थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, ठीक से काम नहीं हो रहा था, फैक्ट्री नहीं चल रही थी, है ना, बहुत सारी चीजें नहीं हो रही थी, इसी की वजह से तो नीचे गिरी थी। तो इसका मतलब अगर जीडीपी को बढ़ाना है तो लोगों को काम करना होगा, तो लोग काम क्यों करेंगे, उनके पास जॉब होगी, जितने ज्यादा लोग आते रहेंगे। अब देखो 2030 तक अभी आगे 6 साल है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पढ़ पढ़ के आगे नौकरी के लिए आएंगे, अब उनको जॉब ही नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, और सरकार उनके लिए गवर्नमेंट जॉब ही नहीं निकालेगी, या फिर नॉर्मल जॉब उनके पास नहीं होंगी, अवेलेबल नहीं होंगी, और वो लोग जॉब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, या तो बिजनेस खोल लेंगे। अब बिजनेस हर कोई खोलता भी नहीं है, बहुत कम लोग खोलते हैं, या तो फिर क्या करेंगे, या फिर वो घर पे बैठेंगे। तो घर पे बैठने से तो देश चलेगा नहीं, ना उनका घर चलेगा ना देश चलेगा। तो देश चलाने के लिए अगर इतना ग्रोथ आपको हर साल रखनी है ना, दो लगातार इतनी ग्रोथ 8 से लेकर 8.5% तक 2030 तक इंडिया को ग्रोथ रखनी होगी अगर टॉप 3 में आना है, तो उसके लिए इतनी जॉब तो मस्ट है ना, इतनी जॉब मस्ट है। कितनी, 90 मिलियन। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिसाइड करना है कि इनको क्या करना है, ये जो बाइक सर्विस बैन जो है इसको अगर फॉलो करना है ना, इसको अगर फॉलो करना है तो क्या 2 मिलियन जो जॉब मिल रही है, जो अभी तक हमने 2 मिलियन 2020 तक का एस्टिमेट बताया है, उनको छोड़ दो, है ना, क्योंकि देखिए 90 मिलियन में से 2 मिलियन, 90 मिलियन में से 2 मिलियन बहुत बड़ी बात होती है, इतने सारे लोगों को 20 लाख लोगों को जॉब मिल रही है ना। अगर आप उनको छोड़ दोगे तो फिर देखो लोगों का तो नुकसान है ही है, साथ में देश का भी नुकसान है। लोग तो नुकसान झेल ही रहे हैं, ये लोग तो ऐसे जैसे आटे में घुन की घुन पिस जाता है ना, लोग तो हर जगह पे पिसते ही पिसते हैं, है ना, लोग तो हर जगह पिसते ही पिसते हैं। अगर लोगों को छोड़ भी दो तो फिर भी देश को भी तो नुकसान है इससे, है ना। बाकी गवर्नमेंट का काम तो लोगों के लिए काम ही करना होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज लास्ट में बता रहा हूं कि ये जो है बैन क्यों किया गया है। ठीक है, हमने बहुत सारे इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया, बताता हूं मैं आपको इसको बैन क्यों किया गया है। इसको बैन किस लिए किया गया है, देखिए एक लॉ है हमारे यहाँ पे, क्या लॉ है, उस लॉ का नाम क्या है, उस लॉ का नाम है आपका मोटर व्हीकल एक्ट 1998। क्या है, मोटर व्हीकल एक्ट 1998। देखिए लॉ क्या कहता है, जो 1998 में बना था, लॉ कहता है किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए मतलब जो नॉन प्राइवेट पर्पस होते हैं, जो बाइक हम अपने घर वगैरह पे गाड़ी चलाते हैं वो क्या होती है, प्राइवेट गाड़ी होती है, उनको टैक्सी के लिए थोड़ी हम यूज करते हैं। तो जिनको टैक्सी के लिए यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं, कमर्शियल पर्पस, मतलब जिनको पैसे कमाने के लिए, बिजनेस वगैरह के लिए यूज किया जाता है, पैसे कमाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो टैक्सी बन गई बाइक, ये भी तो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुई, मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए यूज हो रही है ये भी। तो ये क्या कहती है कि आप कमर्शियल पर्पस के लिए कोई भी 2 पहिया वाहन मतलब 2 व्हीलर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, 2 व्हीलर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी एक्ट के तहत दिल्ली ने इनको बैन किया है, और इसी एक्ट के तहत महाराष्ट्र पे जो रैपिडो, ये रैपिडो जो कंपनी है, ये महाराष्ट्र से जो मांगने गई थी लाइसेंस, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मना किया है। इसके बाद हालांकि रैपिडो जो है सुप्रीम कोर्ट के पास भी गई, सुप्रीम कोर्ट के पास भी गई कि जी महाराष्ट्र हमको वो नहीं दे रहा है, और जगह पे तो हम अपनी गाड़ी, ये जो हमारी बाइक से सर्विस चला रहे हैं, बाइक सर्विस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कुछ कर पाई, देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप एक बात जान लीजिए, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट, हमारे यहाँ की जो अपेक्स कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, इसका काम नियम बनाना नहीं है, इसका काम क्या है, नियम को इंटरप्रिटेट करना। ठीक है, मतलब नियम को बताना, इसे क्या क्या बोल रहा है ना, ये नियम क्या बोल रहा है, क्या बताना चाहता है, वो काम किसका है, वो काम है सुप्रीम कोर्ट का, है ना। सुप्रीम कोर्ट का नियम बनाना नहीं है, कभी सुप्रीम कोर्ट कोई नियम नहीं बनाता, सुप्रीम कोर्ट हमेशा क्या करता है, डायरेक्शंस देता है, ये बताता है गवर्नमेंट को कि आप ऐसा कर सकते हो। जो काम करना है, जो लॉ बनता है हमारे यहाँ, वो हमेशा पार्लियामेंट से पास होकर बनेगा, कभी भी ये जो हमारी ये सुप्रीम कोर्ट है, इसका काम लॉ बनाना नहीं है, है ना, क्योंकि एक जुडिशियल बॉडी है ना। लेकिन जो काम हो, ये जो हमेशा होगा, लॉ जो हमेशा होगा पार्लियामेंट से पास होकर बनेगा, और पार्लियामेंट में लॉ लेके कौन आएगा, गवर्नमेंट लेके आएगी। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कुछ नहीं कर पाई रैपिडो के लिए, क्योंकि ये लॉ जो है उसमें ऐसा लिखा है कि बाइक सर्विस कमर्शियल पर्पस के यूज नहीं हो सकती। तो अब क्या हो सकता है, ये जो जॉब है इनको बचाने के लिए, देश की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये जो एक्ट है, ये जो आपकी एक्ट है, कौन सी, मोटर व्हीकल एक्ट 1998, इसको अमेंड कर सकती है, इसमें संशोधन ला सकती है। इसमें संशोधन क्या ला सकती है कि बाइक्स जो है, जो बाइक है, 2 पहिया वाहन जो है, इनको भी यूज किया जा सकता है, किस चीज के लिए, कमर्शियल पर्पसेस के लिए। जब जैसे ही इसमें संशोधन लेके आ जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद इनको यूज कर सकती है कंपनी, समझ गया आप।
तो ये पूरा वो है केस, जो पूरा केस है मैंने आपको सारा एक एक चीज बता दी इसमें। मुझे नहीं लगता कोई चीज आपको समझ में नहीं आई होगी इसमें। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ग्लैमरस न्यूज नहीं है। आपको देख के लगेगा यार किसी इंडिया पाकिस्तान की बात होती है, किसी देश विदेश की बात होती है तो मजा आता है न्यूज में, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है न्यूज, है ना, हमारे देश में बहुत जरूरी है। तो इस न्यूज को बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, एक एक एस्पेक्ट को इस न्यूज को ध्यान से पढ़िएगा, है ना। और अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? नेक्स्ट न्यूज आपकी आईएनएस सुमेधा पार्टिसिपेट इन आईडेक्स एंड नेवडेक्स, ठीक है। क्या है ये आईडेक्स और नेवडेक्स क्या है, और आईएनएस सुमेधा के बारे में भी थोड़ा सा जान लेंगे। देखिए आईएनएस क्या होता है, जो हमारी कोई भी नेवल शिप होती है, आईएनएस का मतलब इंडियन नेवल शिप। तो जो भी हमारी जहाज, कोई भी शिप या कोई भी पनडुब्बी जो हमारी नेवी के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, जो हमारी नेवी में होती है, उसको उसके आगे हमेशा आईएनएस लगा होगा। आईएनएस का मतलब इंडियन नेवल शिप। तो ये जो हमारी शिप है ये पेट्रोल शिप है ना, पेट्रोल शिप है। अब पेट्रोल व्हीकल बोल दो, पेट्रोल शिप बोल दो, ठीक है। पेट्रोल वाहन बोल दो या फिर पेट्रोल जहाज बोल दो, एक ही बात है। तो पेट्रोल शिप बोल दो या फिर पेट्रोल व्हीकल बोल दो। तो जो पेट्रोल व्हीकल है आपका कौन सा, आईएनएस सुमेधा। आईएनएस सुमेधा पेट्रोल व्हीकल क्या होता है, जैसे मान लो पेट्रोलिंग नहीं करती पुलिस, बहुत ज्यादा पेट्रोलिंग करती है, पुलिस का एक एरिया होता है, उसमें गाड़ी पे जो पीसीआर वाली गाड़ी होती है उसको घुमा घुमा के चेक करती है कोई परेशानी तो नहीं है। उसी तरह आर्मी भी बॉर्डर की पेट्रोलिंग करती है, उसी तरह नेवी भी पेट्रोलिंग करती है। अब नेवी को तो समुद्र की पेट्रोलिंग करनी है, तो पानी में तैर के थोड़ी करेंगे पेट्रोलिंग, जहाज की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जो जहाज होते हैं उनको पेट्रोलिंग जहाज बोलते हैं, फिर पेट्रोलिंग शिप या फिर पेट्रोलिंग व्हीकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो व्हीकल, ये जो है आपकी आईएनएस सुमेधा एक पेट्रोलिंग व्हीकल है। ये कहां गई है, पार्टिसिपेट करने गई है। ये आपकी एक एग्जीबिशन हो रहा है। एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शनी जो लगती है ना। तो जो नेवी की चीजें होती है ना, जो भी नेवी के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, टेक्नोलॉजीज होती है, उनकी क्या हो रही है, प्रदर्शनी चल रही है। क्या क्या नाम है उसका, आईडेक्स। आईडेक्स का मतलब, आईडेक्स की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन। और ये जो दूसरा है, ये जो है नेवेक्स, इसका क्या है, नेवल डिफेंस एग्जीबिशन, नेवल डिफेंस एग्जीबिशन। ये जो दोनों एग्जीबिशन है कहां चल रहे हैं, ये आपके दोनों चल रहे हैं यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स की जो एक अमीरेट्स है। कितनी अमीरेट्स हैं, है ना, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं, ऐसे यूनाइटेड अरब अमीरेट्स जो है उसमें 6 अमीरेट्स हैं। तो 6 में से एक अमीरेट्स है जिसका नाम क्या है, अबू धाबी। अबू धाबी, तो अबू धाबी है, दुबई है ना, और भी बहुत सारी हैं, थोड़े बड़े बड़े से भी नाम है ना। तो अबू धाबी जो है इसकी टोटल 6 अमीरेट्स है, उनमें से जो एक अमीरेट्स है अबू धाबी, यहाँ पे ये एग्जीबिशन चल रहा है। यहाँ पे एग्जीबिशन चल रहा है जिसमें ये जो हमारी शिप है आईएनएस सुमेधा ये गई है। अब इस शिप, ये जो है हमारी शिप क्यों गई है ना, यहाँ पे जो एग्जीबिशन में क्या क्या होता है, देखिए जो जो अलग अलग कंट्री होती है ना, जो अलग अलग कंट्री होती है उन्होंने जो अपने यहाँ इंडिजिनसली चीज बनाई होती है ना। जैसे इंडिजिनस मतलब जो उनके खुद के, मतलब जैसे हमारे देश में हमारी किसी कंपनी ने सब टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करके अपने यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बनाई होगी। तो ये जो आईएनएस सुमेधा है ना, ये जो गई है, ये जो है हमारे यहाँ पे खुद गोवा में बनी है। ये यहाँ पे गोवा में एक कंपनी है उसकी, वहां पे गोवा में एक कंपनी है आपकी, वहां पे इसको बनाया गया है। तो पूरी की पूरी इंडिजिनसली बनी है। तो एग्जीबिशंस में होता क्या है, प्रदर्शनी में होता क्या है, जो भी हमने चीज बनाते हैं उनको दिखाने के लिए लगाते हैं ताकि लोग उनको फिर खरीद सकें और उनको पसंद आए। तो यही काम ये डिफेंस एग्जीबिशन में हो रहा है। जो नेवल डिफेंस एग्जीबिशन है यहाँ पे हो रहा है, इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है, अलग अलग कंट्री अपनी नेवल शिप्स को यहाँ पे लेके आएंगे, अपनी नेवल टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे लेके आएंगी, फिर लोग इनको देखेंगे, अलग अलग कंट्रीज से जो आएंगे, फिर उनको कोई चीज पसंद आएगी तो उसको खरीद लेंगे, खरीद लेंगे। जैसे हमारे यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले 2023 में बेंगलोर में एरो क्या चला था, हमारे एक वो चलता है एयरफोर्स का, वो चलता है हमारा क्या बोलते हैं उसको, एग्जीबिशन चलता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एरो इंडिया। क्या बोलते हैं, एरो इंडिया, एरो इंडिया बोलते हैं हम उसको, पूरा ही लिख देते हैं, एरो इंडिया। तो एरो इंडिया 2023 का जो है अभी थोड़े दिन पहले खत्म हुआ है हमारा। उसके बारे में मैंने एक न्यूज भी कवर करी थी कि जो आपका यूएसए है उसने F-35 भेजा है, फिर उसके काउंटर करने के लिए रशिया ने क्या भेजा है, अपना SU सुखोई 57 भेजा है। ये न्यूज मैंने कवर की थी, आपको याद करेगा, थोड़ा सा पीछे रिकॉल करके आप देख सकते हो, वीडियो मैंने कवर की थी। तो किस लिए भेजी थी, क्योंकि इंडिया में क्या चल रहा था, एरो इंडिया शो चल रहा था। ये भी एक प्रकार का एग्जीबिशन है, ये भी एक प्रकार की प्रदर्शनी है। ये है एयरफोर्स से रिलेटेड जो इंडिया के अंदर होती है, और ये क्या है, ये है आपकी नेवी से रिलेटेड जो यूएई में होती है ना, यूएई में होती है। ये जो है ना मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है, सबसे बड़ा एग्जीबिशन है जो मिलिट्री, जो किसका होता है, जो होता है आपका नेवी का, समझ रहे हो आप। तो ये जो है ना बेसिकली किस चीज के ऊपर फोकस करता है, ये जो आपकी, ये जो स्पेशली आईडेक्स है, ये किस चीज के ऊपर फोकस करती है, ये जो डिजाइन के ऊपर फोकस नहीं करती, ये करती है टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया गया है। जो भी व्हीकल है
जो भी आपकी चीज बनाई गई है, जो भी मशीनरी बनाई गई है, किसी भी चीज के जो भी जहाज बनाया गया है, उसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या नई नई यूज की गई है, इस चीज के ऊपर ये बेसिकली काम करती है। मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये डिजाइन के ऊपर फोकस करती है या फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर करती है या फिर दोनों के ऊपर करती है, नहीं, ये डिजाइन के ऊपर इतना फोकस नहीं करती, ज्यादा फोकस इसके ऊपर करती है, ये करती है टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस। ठीक है, अब ये कितनी बड़ी है, मैंने कहा मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी है, तो बड़ी हम किस चीज में नापेंगे, हम इसको किस चीज में, या तो ये इस चीज में नापेंगे कि कितने ज्यादा देश आते हैं यहाँ पे, या फिर नापेंगे कितना रेवेन्यू कमा लेती है, कितना पैसा कमा लेती है, तो हम इसको नापेंगे पैसे में, इसको कंपेयर करेंगे एरो इंडिया से इसको कंपेयर करेंगे आईडेक्स को। तो आईडेक्स हर साल, ये साल में 2 बार, सॉरी साल में 2 बार नहीं, 2 साल में 1 बार होती है, 2 साल में 1 बार होती है जो आपकी एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज नहीं सॉरी एग्जीबिशन जो होता है, ये जो प्रदर्शनी होती है 2 साल में 1 बार होती है। ठीक है, तो ये हर साल जब भी होती है, मतलब 2 साल में जब भी होती है, तो 4 से लेके 5 बिलियन डॉलर तक कमा लेती है, समझ रहे हो, 4 से लेके 5 बिलियन डॉलर तक। 1 बिलियन डॉलर में कितना रुपया आता है, 1 बिलियन डॉलर में आता है 10,000 लाख रुपया। 1 बिलियन डॉलर का मतलब है 10,000 लाख रुपया। यहां पे मैंने मिलियन का बताया था, 1 मिलियन में कितना आता है, 1 मिलियन में आता है 10 लाख, है ना, और 1 बिलियन में कितना आता है 10,000 लाख रुपया। तो आप लगा लो 4 से 5 बिलियन डॉलर कितना हो गया, और ये तो डॉलर की बात कर रहा हूं, वो तो मैं खाली रुपये की बात कर रहा था आपसे। चलिए, तो इतना इसका रेवेन्यू है, और वहीं अगर मैं एरो इंडिया का रेवेन्यू से कंपेयर करूं, एयर इंडिया के रेवेन्यू से कंपेयर करूं, तो एयर इंडिया का कितना रेवेन्यू है, $90,000 90K, 1000 को के लिख देते हैं ना, तो वही इसी ने मैं के लिखा है, वो बाहर चला जाएगा अगर मैं पूरा 1000 लिखने लगूं, तो बस यही है, ये जीरो के आगे 3 जीरो और लगा दो, 1000 हो गया। तो इसका कितना रेवेन्यू है, $90,000 एरो इंडिया का, ना मिलियन और बिलियन तो बहुत दूर की बात है। तो अभी हमारे जो सबसे यहाँ एग्जीबिशन लगता है, सबसे बड़ा डिफेंस का एरो इंडिया लगता है, उसका रेवेन्यू अभी कुछ भी नहीं है, इसके कंपेयर में ये 4 से 5 बिलियन में जाता है, हमारा तो अभी मिलियन में भी नहीं पहुंचा, 1 मिलियन तक भी, समझ रहे हो, तो इससे समझो आप कितना बड़ा है ना, समझ गया। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज, आज की लास्ट न्यूज देखते हैं। लास्ट न्यूज क्या है आज की, बाइडेन हाई रिस्क विजिट टू यूक्रेन कैपिटल कीव, यूक्रेन, एस लगा लेना यहाँ पे, एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। यूक्रेन कैपिटल क्या, कीव क्या है, यूक्रेन की कैपिटल है, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज है। अब इसको हाई रिस्क क्यों बोला जा रहा है ना, बहुत ज्यादा रिस्क वाली क्यों बोला जाता है। ये बाइडेन कौन है, ये जो बाइडेन है, जो बाइडेन कौन है, यूएसए के प्रेसिडेंट। ये कहां गए हैं, ये विजिट पे गए हैं यूक्रेन की जो कैपिटल है क्या, कीव। तो यूक्रेन में जो है लड़ाई चल रही है, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, और इसको हाई रिस्क क्यों बोला जा रहा है। देखिए पहली बात, इसको हाई रिस्क क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वॉर जोन हो रहा है यहाँ पे, मतलब पूरा वॉर जोन घोषित है। का यूक्रेन है, ये जो कीव है राजधानी जो है इसके ऊपर रशिया आयरन बॉम्बिंग करता रहता है, दिन में 4-4, 5-5 बार में बॉम्बिंग करता है। वहां पे कौन पहुंच गए, बाइडेन पहुंच गए। अब बाइडेन से काफी समय से पूरी इंटरनेशनल मीडिया पूछ रही थी कि आप जा रहे हो यूक्रेन, क्या आप जा रहे हो, यूएस से तो पूछा जा रहा था, तो ये मना कर दे रहे थे। लेकिन अब ये पूरे दुनिया के विजिट पे निकले, तो ये कहां पहुंचे, ये पहले पहुंचे पोलैंड जो है यूक्रेन के साइड में ही है, बगल में ही है, इसका नेबर है पोलैंड, ठीक है, इसका पड़ोसी है। तो पहले पहुंचे पोलैंड, और फिर पोलैंड से सीधे कहां पहुंच गए, यूक्रेन की कैपिटल कीव में। फिर वहां से इनकी फोटो आई, किसी को नहीं पता, किसी न्यूज चैनल को नहीं पता, फिर वहां से इनकी यूक्रेन की गवर्नमेंट ने फोटो डाली, जो यूक्रेन की मीडिया है उन्होंने फोटो डाली, जब सबको पता चली। तो इसको हाई रिस्क क्यों बोला गया है, क्योंकि अपनी वहां पहुंचने से पहले इन्होंने 5 घंटे पहले रशिया को बताया, 5 आवर्स पहले, 5 घंटे पहले रशिया को बताया कि हम जो है, मैं जो है कहां जा रहा हूं, यूक्रेन की कैपिटल में जा रहा हूं, तो आप बॉम्बिंग ना करो। अब देखिए रशिया ने फिर अपनी पूरी मिलिट्री को बताया, 5 घंटे कितना ही बड़ा टाइम होता है, भले ही आजकल फोन वगैरह भाई बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जिनसे आप अपनी मिलिट्री को बता सकते हो, है ना। फोन तो यूज नहीं होता, लेकिन वो वायरलेस सिग्नल्स वगैरह तो यूज होते हैं, लेकिन 5 घंटे फिर भी पूरी मिलिट्री फैली हुई है ना। एयरफोर्स, नेवी, आप नेवी तो खैर समुद्र में, वो तो कुछ नहीं है, एयरफोर्स आर्मी आपकी पूरी फैली हुई टैंक्स में भरी पड़ी है, आप उनको इन्फॉर्म इतनी जल्दी नहीं कर पाते हो, पर क्या किया रशिया ने, किया इन्फॉर्म। अब देखिए दिक्कत क्या होती है, अगर मान लो बाई चांस ये किसी वजह से मर जाते, मतलब किसी वजह से इनके ऊपर हमला हो जाता, तो क्या होता, वर्ल्ड वॉर 3 होने का खतरा था। यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा देश है ना, उसके प्रेसिडेंट को आप मार दो, सबसे बड़ा जो वहां पे आदमी है उसको आप मार दो, तो समझ रहे हो। और वैसे भी रशिया और यूक्रेन की तो लड़ाई चलती रहती है, रशिया यूक्रेन सॉरी रशिया और जो आपका यूएसए, इनकी तो लड़ाई भी वैसे भी, ये तो दोनों सोल दुश्मन है एक दूसरे के, है ना, पूरे बिल्कुल आत्मा भर के दुश्मन है, समझ रहे हो आप। और ये अगर रशिया बाई चांस, चलो रशिया ने तो अपने ये हटवा दिए, रशिया ने तो चलो 5 घंटे का टाइम मिला, वो हटवा दिया, अपना सब कुछ रुकवा दिया। पर मान लो कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो चाहता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, तीसरा विश्व युद्ध हो जाए, और वो किसी वजह से इनको मरवा दे, है ना, ये गए थे विजिट पे यहाँ यूक्रेन की पे, तो किसी वजह से मरवा दे,
तो फिर क्या होगा, फिर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। देखिए हाई रिस्क है ना, इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, रिस्क दिखाई। देखिए हिम्मत में और बेवकूफी में थोड़ा सा ही फर्क होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए अब ये यहाँ पे चले तो गए, इन्होंने कुछ फायदा तो किया नहीं है यहाँ पे जाके। ऐसा हुआ होता कि जिन्होंने कुछ फायदा किया है, लड़ाई रुकवा दी या किसी वजह से रशिया को, मतलब हाँ वही लड़ाई रुकवा दी, या यूक्रेन को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, कुछ नहीं हुआ इससे। बस ये गए, जो अपने वोटर होंगे अपने यहाँ के, अपने लोगों को दिखाने के लिए गए होंगे कि देखो मैं तो इतनी लड़ाई में भी चला गया, क्योंकि 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं। 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, कहां पे, अमेरिका में। देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, अमेरिका में जो इलेक्शन थे 2020 में हुए थे। अब आप सोचोगे बड़ी जल्दी इलेक्शन आ गए, 2020 में हुए थे, अरे हमारे यहाँ भी तो 2019 में हुए थे, 2024 में आ गए, क्योंकि हमारे यहाँ जो टर्म होती है प्रधानमंत्री की वो 5 साल होती है, और इनके यहाँ जो प्रेसिडेंट की होती है वो 4 साल होती है। इस वजह से इनके यहाँ 4 साल में आ गए, हमारे 5 साल में, समझ गया। तो क्या है कि इलेक्शन आने वाले हैं 2024 में, है ना, और इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी चल नहीं रही है अपने यहाँ पे। तो ये क्यों घूमे हैं, क्यों गए यूक्रेन, बताने के लिए अपने लोगों को, क्योंकि देखिए यूएस से जो मैंने आपको बताया बहुत सोल दुश्मन है, किसका, रशिया का। तो जब ऐसे यूएसए के रशिया के अगेंस्ट कोई इनका मिनिस्टर जा रहा है तो थोड़ी वाहवाही तो होती है, थोड़ी वाहवाही तो होती है ना। तो इस वजह से ये गए हैं यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे गए, लेकिन ये अपना एक नुकसान जरूर करा के आ गए, पूरी दुनिया के लिए नुकसान जरूर करा के आ गए। यहाँ पे क्या नुकसान करा के आ गए, देखिए बिना बताइए घुस गए कहां पे, रशिया में, वहां पे यूक्रेन में घुस गए, चले गए, मतलब यूक्रेन में चले गए। अब रशिया जो है, पुतिन जो है, रशिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन, इन्होंने सब कुछ शांत तो करा दिया अपने जो 5 घंटे के अंदर अंदर जितने मिलिट्री के लोग थे, लेकिन ये इस बात से बहुत नाराज भी हुए। क्यों नाराज हुए, क्योंकि हमारी पूरी आर्मी तैयार खड़ी है, आप जबरदस्ती घुस जाओ, है ना, मतलब बिना किसी को बताए, जबरदस्ती तो नहीं घुसे, लेकिन बिना किसी को बताए चले गए कहां पे, यूक्रेन की कैपिटल कीव में, है ना, किसी को पता नहीं है। फिर हमको एक साथ सारे अपने ऑपरेशन रोकने पड़े, है ना, इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। और मान लो कोई बाई चांस कोई मिसाइल वगैरह कुछ हमला हो ही जाता और इनकी डेथ हो जाती तो नुकसान कौन झेलता, रशिया झेलता। तो इस वजह से पुतिन जो है बहुत ज्यादा नाराज है, और पुतिन ने इस नाराजगी में कई सारी बातें की। जैसे ही ये वापस गए यहाँ से, ये 5 घंटे के लिए रुके थे, 5 घंटे पहले इन्होंने रशिया को इन्फॉर्म किया, और यूक्रेन में 5 ही घंटे के लिए रुके थे, ठीक है। तो जब 5 घंटे की इनकी विजिट पूरी हो गई, ये दोबारा पोलैंड में चले गए, और पोलैंड से फिर अपने यहाँ चले गए होंगे, जहां भी मतलब कहीं और जा रहे होंगे वहां चले गए होंगे, वरना अपने यहाँ चले गए अपने देश में। तो उस 5 घंटे के जब ये वापस चले गए, उसके बाद पुतिन ने क्या किया, एक लाइव शो किया। उस लाइव मतलब शो का मतलब जैसे हमारे प्रधानमंत्री नहीं आते अपनी मन की बात में लाइव शो करने के लिए हर संडे को, उस तरह उन्होंने भी एक लाइव न्यूज चैनल पे उन्होंने एक शो किया। उन्होंने क्या बोला, बोलो, पुतिन ने क्या बोला, पुतिन ने बोला देखो हम लोग नहीं चाहते कि हमारी लड़ाई है ना, लेकिन यूक्रेन के साथ हमारी लड़ाई क्यों हो रही है, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज है, ये जबरदस्ती फोर्स कर रही थी किसको, यूक्रेन को, है ना, और यूक्रेन को हमारे खिलाफ भड़का रही थी और बोल रही थी तुम नाटो के मेंबर बन जाओ। अब हम कैसे चाहते हैं कि जो वेस्टर्न फोर्सेज है, पूरा नाटो है, वो हमारे बॉर्डर पे आके बैठ जाए, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का बॉर्डर मिलता है। तो हम नहीं चाहते लड़ाई करना, हम तो इतने दिन से शांति से कह रहे थे यूक्रेन से मान जाओ, लेकिन ये लोग यूक्रेन को चढ़ाए जा रहे थे, तो हमको करना पड़ा फिर यूक्रेन पे हमला। फिर इन्होंने दूसरी बात क्या बोली, एक ट्रीटी है, ट्रीटी का नाम क्या है, स्टार्ट ट्रीटी। ट्रीटी का नाम क्या है, स्टार्ट, START, इसकी एक फुल फॉर्म भी है, आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट ट्रीटी है, किसके बीच में साइन हुई है, यूएसए एंड रशिया, इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई है। पहले स्टार्ट की फुल फॉर्म डाल लो आप। स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेटेजिक आर्म रिड्यूस ट्रीटी। क्या है, स्ट्रेटेजिक आर्म रिड्यूस ट्रीटी। अगर मतलब आप इसका समझना चाहो नाम से, कि जो ऐसे आर्म है जो स्ट्रेटेजिक चीजों के लिए यूज होते हैं, स्ट्रेटेजिक चीजों के लिए मतलब जो बहुत बड़े बड़े आर्म्स और एमिनेशंस हैं, बहुत बड़े बड़े हथियार हैं। यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है न्यूक्लियर बम जो होते हैं ना, परमाणु बम जो होते हैं, परमाणु जो बम होते हैं उनकी बात हो रही है, उनको रिड्यूस करने की, उनको घटाने की ये ट्रीटी साइन की गई थी। कब साइन हुई थी, ये सबसे पहली बार जो साइन हुई थी, सबसे पहली बार जब ये ट्रीटी साइन हुई थी तो हुई थी 1991 में, 1991 में साइन हुई। 1991 में 10 साल के लिए साइन हुई। फिर उसके बाद ये 2011 में दोबारा साइन हुई, जिसका नाम क्या रखा गया, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो इस समय चल रही थी। 2021 में इसको खत्म होना था, ये 2010 के लिए साइन की गई थी, लेकिन इसको और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जो अब जाके 2026 में खत्म होनी थी। लेकिन इसको 2023 में ही रशिया ने सस्पेंड कर दिया, इसको खत्म कर दिया। क्यों, ये क्यों साइन हुई थी ये समझो पहले आप, और फिर क्यों कर दिया ये भी मैं आपको बताता हूं। देखो ये जो ट्रीटी है पहले 10 साल अच्छे से चली, पहले 20 साल अच्छे से चली, अब ये अगले 10 साल भी अच्छे से चली, अभी जो लास्ट के 5 साल चल रहे थे, तो 2026 में इसको फिर ये दोबारा रिन्यू करने वाले थे। तो क्या था इस ट्रीटी के अंदर, क्या था, देखिए यूएसए ने पहली बार परमाणु बम का इस्तेमाल कहां किया, जापान के ऊपर किया, हिरोशिमा नागासाकी पे किया था ना, कब, 1945 में। फिर उस टाइम पे रशिया के पास, मतलब रशिया तो हुआ नहीं करता था उस टाइम पे, यूएसएसआर हुआ करता था, उसके पास न्यूक्लियर बम था नहीं। तो इन्होंने पूरी मेहनत कर दी इनके साइंटिस्टों ने कि कैसे भी करके क्या किया जाए, न्यूक्लियर बम बनाया जाए।
फिर 1949 में जाके 1949 में जाके इन्होंने अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जो है पहला टेस्ट कर दिया। अब दोनों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो गए, है ना, दोनों के पास, यूएसए के पास भी हो गए, 1945 में था, 1949 में इनके पास भी हो गया, यूएसएसआर के पास भी। अब जब दोनों के पास हो गया तो खतरा क्या था कि कहीं हम आपस में एक दूसरे को मार के खत्म ना हो जाए या पूरी दुनिया को खत्म ना कर दें। हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन है, तो मान लो कभी कल किसी गलतफहमी की वजह से लड़ाई शुरू हो गई और आपने हमारे ऊपर फेंक दिया, हमने आपके ऊपर फेंक दिया, पूरे देश ही तबाह हो जाएंगे। तो इस वजह से इस चीज को शांत करने के लिए, एक दूसरे के साथ लड़ाई ना हो और न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल ना हो, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बम है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको लाहौर ट्रीटी पढ़ाई थी, है ना। आज के इतिहास की वीडियो जो होती है मेरी, आज के इतिहास की वीडियो में मैंने आपको लाहौर ट्रीटी पढ़ाई थी जो हमने 1999 में साइन की थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय पे? अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो पाकिस्तान में स्पेशली गए थे, और उनके देश के कौन थे? नवाज शरीफ, उन्होंने साइन की थी। उस ट्रीटी में क्या था लाहौर ट्रीटी में? या तो फिर लाहौर डिक्लेरेशन, लाहौर डिक्लेरेशन बोलते हैं, ट्रीटी नहीं बोलते, लाहौर डिक्लेरेशन। उसमें क्या था कि हम लोग एक दूसरे को ये जो आपका परमाणु बम है इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत मतलब इनको कभी इस्तेमाल करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, ऐसा था। उस ट्रीटी में लिखा था, बहुत कुछ और भी लिखा था, लेकिन आप फिलहाल रेफरेंस के लिए जान लो, है ना। बाकी आप अगर पूरा जानना चाहते हो तो वो वीडियो देख सकते हो आप मेरी जाके, आज के इतिहास के भी 2-3 दिन पहले की वीडियो है। तो उसी तरह ये जो स्टार्ट ट्रीटी थी ना इनकी, ये स्टार्ट ट्रीटी इनकी ऐसी थी जैसी हमारी क्या थी? लाहौर डिक्लेरेशन था, जैसे हमारा लाहौर डिक्लेरेशन था, ऐसी इनकी ये थी स्टार्ट ट्रीटी। इसमें इन्होंने क्या किया, हम जो है पूरी दुनिया में शांति बनी रहे इसलिए न्यूक्लियर बम जो है धीरे धीरे घटाते चले जाएंगे, रिडक्शन है ना, जैसे लाहौर ट्रीटी में लिखा था कि हम बहुत कम रखेंगे, धीरे धीरे घटाते चले जाएंगे और कभी भी इस्तेमाल करने की बात नहीं करेंगे। हालांकि इसको दूसरे दिन जो है आपका पाकिस्तान तोड़ता रहता है कि हम इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक देंगे, न्यूक्लियर बम फेंक देंगे, लेकिन हिम्मत नहीं है उसकी। अगर वो हमारे ऊपर एक फेंकेगा हम उसके ऊपर 10 फेंक देंगे, छोटा सा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, हमारा एक हिस्सा खत्म होगा, नुकसान तो बहुत होगा, लेकिन क्या करें, जो हमारे साइड में नालायक हमारे गले पड़ गया तो पड़ ही गया। तो अब क्या बोलेंगे, जो हमारा रशिया, ये जो रशिया यूएस है, इन्होंने भी ये ट्रीटी साइन कर ली। अब ये ट्रीटी खूब अच्छे से चल रही थी, बढ़िया चल रही थी, लेकिन अब ये 2023 में आके किसने कैंसिल कर दिया? रशिया ने कैंसिल कर दिया, नाराज होके कि आप वॉर जोन में बिना बताए कैसे घुसाए। यूएसए के जो प्रेसिडेंट है ये बिना बताए कैसे घुसाए वॉर जोन में जहां हमारी लड़ाई चल रही है। तो मैंने क्या बताया आपको, इन्होंने फायदा कुछ नहीं किया यहाँ पे आके बाइडेन ने। इन्होंने आज तक मेरे हिसाब से जितने काम किए ना उल्टे सीधे ही किए, मैंने इनका कोई सही काम देखा ही नहीं है। एक आध कोई होगा जो मेरी नजर में नहीं आ रहा है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है आदमी के बुरे काम बहुत अच्छे से याद आ जाते हैं लेकिन अच्छे काम याद नहीं आते। तो मुझे इनका कोई अच्छा काम जो है दिमाग में आ ही नहीं रहा, ठीक है, फिलहाल के लिए। अगर आएगा तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो खत्म होने तक, लेकिन आ नहीं रहा है। लेकिन उल्टे सीधे काम मेरे को इनको बहुत सारे याद आ रहे हैं, जैसे ये ऐसे ही भाग गए अफगानिस्तान से, है ना, अफगानिस्तान से ऐसे ही भाग गए, फिर रशिया से जबरदस्ती गए, मुद्दा कर रहे हैं। चाइना जो है उसको जबरदस्ती वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, चाइना को क्या कर रहे हैं जबरदस्ती, चाइना अपना वो कर रहा है, जो अच्छी खासी ट्रेड वॉर चल रही थी उसको खत्म करके फालतू की चीजों में लगे हुए हैं, है ना। हालांकि इन्होंने क्वाड को थोड़ा सा फोर्स किया है, लेकिन जितनी तेजी से इनको चाइना को दबाना था, जब तो इंडिया को भी फायदा हो ना और इनका खुद का फायदा, क्योंकि जो रशिया है वो इतना कुछ नहीं कर रहा जितना चाइना कर रहा है, लेकिन चाइना के ऊपर इनका हाथ चल नहीं रहा है ना, बहुत हल्का हाथ रखा हुआ है, लेकिन रशिया के ऊपर पूरा हाथ रख रहे हैं, है ना, रशिया के ऊपर पूरा हाथ रख रहे हैं। कौन? आपके जो बाइडेन है, ये समझ रहे हो आप। तो क्या हो रहा है, इन्होंने बहुत सारे और भी उल्टे सीधे काम किए, इन्होंने बहुत सारे, अब याद आएगा तो मैं आपको किसी दिन बताऊंगा जरूर। तो मेरे को इनका कोई अच्छा काम नहीं याद आ रहा, तो और इन्होंने जो अच्छे काम किए नहीं है तो लोग इनको किस बेसिस पे वोट देंगे, जो 2024 में इलेक्शन होंगे। तो इसी चीज को दिखाने के लिए कि मैं कितना बड़ा वो हूँ, कि बड़ी इतनी हिम्मत करी मैंने वहां पे जाने के लिए, ये इसलिए चले गए कहां पे, यूक्रेन में। और इन्होंने एक चीज और करी यूक्रेन में जाते समय, इन्होंने क्या बोला कि जो यूक्रेन के सोल्जर्स है ना, जो बहुत बूढ़े हो गए हैं, जो लड़ रहे हैं उनके खिलाफ, या फिर ऐसे हैं जिन जो अपाहिज वगैरह हो गए लड़ाई में, इनको ये लोग पेंशन भी देंगे, है ना। अब देखो दूसरा कोई देश है, दूसरे किसी देश के सोल्जर को पेंशन देंगे, है ना। पहले इन्होंने बोल रखा है कि 130 बिलियन डॉलर, 130 बिलियन डॉलर, 130 नहीं 113 बिलियन डॉलर, 113 बिलियन डॉलर इन्होंने अलग से सैंक्शन कर रखे हैं यूक्रेन के लिए, जो यूक्रेन को ये देंगे। कौन? बाइडेन ने कर रखे हैं, मतलब यूएसए ने कर रखे हैं। फिर आर्म्स, मतलब हथियार वगैरह, हेलीकॉप्टर वगैरह, मिसाइल वगैरह, टैंक वगैरह, तो इतने सारे भेज ही रहे हैं, इतने सारे भेज रहे हैं। एक टैंक के बारे में मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था, एक यूके ने भेजा, एक इन्होंने भेजा, एक फ्रांस ने भेजा, अलग अलग टैंक। तो उसके बारे में मैंने बताया था, ये इतना पैसा खर्च कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, तो इनको लोगों को भी टेंशन होने लगी है। क्यों होने लगी है? लोग कह रहे हैं आप इतना ज्यादा पैसा खर्च तो कर रहे हो, पर जो पैसा जहां पहुंचना चाहिए वो पहुंच भी रहा है, तो पता चला बीच में लोग खा रहे हैं, लोगों के पास तक पहुंच भी रहा है। ये आप जो यहाँ पे पेंशन दोगे, है ना, अगर अपना देश होता तो सीधे अकाउंट में पहुंचा देते, जैसे हमारे यहाँ पहुंच जाता है। लेकिन अब जो दूसरे के देश में तो सरकार को दोगे, सरकार पहुंचाएगी ना, ये पहुंचेगा भी। ये जो 113 बिलियन आप लगा रहे हो ये पहुंच भी रहा है, ये जो इतने सारे हथियार दे रहे हो सही से इस्तेमाल भी हो रहे हैं, करप्शन में ही चल रहा है सब कुछ। इस वजह से लोग भी इनके चिंतित है, तो लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं है इनसे, पहले से खुश नहीं है, और इनकी विजिट के बाद और भी ज्यादा नाराज हो रहे हैं,
है ना, और भी ज्यादा नाराज हो रहे हैं इन्हीं सब चीजों की वजह से। ठीक है, तो इन्होंने फायदा कुछ नहीं किया यहाँ पे पहुंचने का, नुकसान कई सारे मैंने आपको गिना दिए इन्होंने जो किए हैं। ये ट्रीटी जो है, स्टार्ट ट्रीटी ये खत्म करवा दी, फिर अपने लोगों का भी नुकसान पहुंचा दिया और यूक्रेन का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसी बकवास इनकी ये ट्रिप थी, ये जो इनकी विजिट थी बकवास थी, पर इन्होंने कर ली। ठीक है, कुछ सोच के किया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, एक बार पूरा बोर्ड देख लीजिए, आशा करता हूं आपकी सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को, और कुछ भी समझ में नहीं आया आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना है। जैसी वीडियो देखोगे कुछ समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, सर हमारी ये समझ में नहीं आया, तो मैं समझाऊंगा आपको बिना किसी परेशानी के, बिना वो आपको जो है बिल्कुल निश्चिंत होके आपको क्या करना है, पूछना है। क्योंकि अभी हमारा वन वे इंटरेक्शन है, टू वे इंटरेक्शन होता तो आप अभी पूछ लेते कमेंट में ही, अगर मेरे सामने बैठे होते, जो लाइव कमेंट होती है उसमें अगर मेरे सामने बैठे होते तो मैं ही पूछ लेता कुछ समझ में आया कि नहीं आया। पर अभी हमारा वन वे इंटरेक्शन हो रहा है, तो आपको कमेंट सेक्शन से कमेंट करके हमको बोलना पड़ेगा कि सर मेरी ये समझ नहीं आया। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी, या तो 24 फरवरी की कल सुबह की वीडियो, या फिर कल शाम की जो वीडियो होगी करंट अपडेट्स की, उसमें आपको समझा दूंगा जो भी आपको समझ में नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही, एक बार और बोल देता हूँ, हमारा चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारी फैमिली को बहुत बड़े करते चले जाइए। आप उसका भी हिस्सा हो, और लोगों को इसमें जोड़िए जो आपके जानने वाले, ताकि हम और मेहनत करके, और मतलब मेहनत तो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन और अच्छे से मेहनत करके हम जो है बहुत बड़े जो है पूरा कर सकें, एक ऑर्गेनाइजेशन बना सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।